नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है। अब संकेतों का आदान प्रदान संचार के आदान प्रदान में बदलता जा रहा है, और वो भी पर्दे के पीछे से नहीं, अब सामने से। लगातार दूसरे दिन बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों इशारों में बहुत कुछ बात हुई। कभी जैकेट को लेकर तो कभी सदरी को लेकर, जो बताया गया। अब जैकेट की बात, सदरी की बात हुई या कुछ और हुआ। तेजस्वी यादव आज विधानसभा में लेट आए और नीतीश कुमार ने उनसे पूछ भी लिया इशारे इशारे में कि कहां थे अब तक। और जो बातें हुई वो वही दोनों जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। लेकिन बिहार की राजनीति में जब भी ऐसा कुछ होता है, भाई समान दोस्त का बेटा, बकौल नीतीश कुमार, भाई समान दोस्त के बेटे से जब भी उनकी बातचीत होती है और इस अंदाज में होती है, तो बहुत सारी चीजें होने लगती है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्या एकनाथ शिंदे के हश्र ने डरा दिया कि 57 विधायकों के साथ जब उनकी पूछ नहीं है, तो 43 विधायकों वाले जनता दल यूनाइटेड को क्या बीजेपी 74 पर जब तक है तभी तक पूछ है? जब वो 90, 92, 95 पहुंच जाएगी तो वो पूछ भी खत्म हो जाएगी। और चिराग पासवान ने जिस प्रकार से आनंद मोहन और चेतन आनंद के ऊपर, यानी जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व सांसद और विधानसभा के अंदर दल से राजद के विधायक और दिल से जदयू के विधायक चेतन आनंद के ऊपर जिस प्रकार से हमला बोला है और कहा है कि उनकी रुचि बिहार में एनडीए को बरकरार रखने में नहीं लगती। क्या सब कुछ चल रहा है कि नीतीश कुमार के दुलारे राजनीतिक परिवार के लोग सीधे सीधे चिराग पासवान पर अटैक कर रहे हैं? उधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है, और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो पिछले विधानसभा सत्र के दरमियान अनुपस्थित थे, आखिरी 2 दिनों में पटना में होने के बावजूद वो अनुपस्थित थे। इस विधानसभा सत्र में जब वो उपस्थित हो रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति मुख्यमंत्री के साथ उनके गर्मजोशी भरे रिश्ते को लेकर चर्चे बटोर रही है। दरअसल नीतीश कुमार की गर्मजोशी सार्वजनिक रूप से जब सामने आने लगती है, तो फिर उस गर्मजोशी के बीच ये बात भी चर्चा में आ जाती है कि नीतीश कुमार ने कभी कहा था मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। बीजेपी के बारे में कहा था, वो चले गए और अब फिर कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। ठीक इसी तरह से उन्होंने कह दिया था रानीगंज विधानसभा सीट पर, जब अंतिम चरण के चुनाव में अंतिम दिन का प्रचार अभियान चल रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में, तब उन्होंने कह दिया था कि ये अंतिम चुनाव है। लोगों ने कयास लगा लिए कि शायद नीतीश कुमार अब आगे सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। तीसरे चरण में इसका भरपूर फायदा उन्हें मिला भी, और जैसे ही वोटिंग खत्म हो गई, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अंतिम चुनाव कहने का मतलब यह था कि अंतिम चरण का चुनाव है। तो नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि वो किसी गठबंधन में अब फेरबदल नहीं करेंगे, विपक्ष परिवर्तन नहीं कराएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार के कहने का आशय ये है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, यानी बिहार की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान रहेंगे? तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चाचा और भतीजे के बीच में एक बार फिर जो केमिस्ट्री दिख रही है, केमिस्ट्री जब मैथमेटिक्स में बदल जाती है तो खेला हो जाता है। और केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के लिए आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी लोग पढ़े हैं, मैंने तो 12वीं तक पढ़ी है, उसके आगे नहीं पढ़ी। जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि केमिकल रिएक्शन, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, किस तरह के कैटलिस्ट होते हैं बीच में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 और बहुत तरह के उत्प्रेरकों की मौजूदगी में एक खेल होता है केमिकल रिएक्शन का। बिहार में कौन से उत्प्रेरक की मौजूदगी है जिसमें बिहार में खेल हो रहा है, ये बताइए। अभिषेक जी, बैक टू बैक देखिए, कल भी इशारों इशारों में चाचा और भतीजे में बातचीत हुई, और आज तेजस्वी यादव थोड़ा लेट से आए हैं, और तेजस्वी यादव को हेमंत सोरेन की शपथ है आज, और रांची जाना भी है। तो इशारों इशारों में नीतीश कुमार से बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने पूछा भी कि इतने लेट से क्यों आए हैं। नीतीश कुमार का ये पूछना भी कि ठंड बढ़ गई है, जैकेट क्यों नहीं पहने हो, बंडी क्यों नहीं पहने हो,
तो इस प्रकार की केमिस्ट्री चाचा भतीजा में तब जब चाचा मुख्यमंत्री है और भतीजा जो है प्रतिपक्ष के नेता है, तो कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है कि यदि दूसरे एंगल से देखें तो ये हो सकता है कि एक मानवीय पहलू है कि चाचा ने भतीजा का हालचाल लिया, चाचा ने भतीजा से पूछा कि इतना देर कहाँ हो गया, ठंड बढ़ गई है, कोट क्यों नहीं पहनते हो, जैकेट क्यों नहीं पहनते हो। आज तेजस्वी यादव, आपने विधानसभा का वो फुटेज देखा होगा, तेजस्वी यादव आज काले कुर्ते में थे। तो ये केमिस्ट्री कुछ ना कुछ देखिए, और नीतीश कुमार कुछ ना कुछ जरूर रिफ्लेक्ट करती है। और नीतीश कुमार खासकर 2-3 डेवलपमेंट के बाद, अभिषेक जी, एक तो महाराष्ट्र के जो नतीजे आए, और मैंने ही आपके चैनल पे कहा था कि महाराष्ट्र के नतीजे बहुत कुछ डिसाइड करेंगे, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के नतीजे एनडीए के फेवर में आए तो मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य है, और उसमें एडिशन बिहार की जो 4 सीटों के जो नतीजे आए वो एनडीए के पक्ष में गए। जिस मनोरमा देवी को हम लोग मान रहे थे कि वो संघर्ष करती हुई दिख रही हैं, वो बहुत ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत गई। लेकिन शिंदे प्रकरण हुआ है। शिंदे, बिल्कुल सही कहा आपने, शिंदे के लीडरशिप में चुनाव होती है महाराष्ट्र में, और जब मुख्यमंत्री पद देने की बात आती है तो भाजपा ने स्पष्ट कह दिया कि इस बार हम जो है भाजपा का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री होगा। तो ये नीतीश कुमार समझते हैं। लेकिन मैं एक बात मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, महाराष्ट्र और बिहार में अंतर है। महाराष्ट्र में कोई एक बड़ा वर्ग नहीं है जिसके पास इतनी संख्या है जिसके साथ शिंदे साहब चले जाएं तो सरकार बन जाए। और वो भी आप कहेंगे कि अजीत पवार, शिंदे, शरद पवार, कांग्रेस और ये सब मिला के हो सकता है। तो इतने लोगों को कोऑर्डिनेट करना आसान नहीं होगा। और बीजेपी के पास 133-134 विधायकों की संख्या है, कम से कम 7-8 विधायकों की जरूरत है उनको जी। तो ऐसे स्थिति में तो जो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुए हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है अभिषेक जी, ललन सिंह का वो बयान मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के कंपाउंड में उन्होंने जो बयान दिया कि नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, उसके बाद देखिए एक बिल्कुल सन्नाटा सा है। कोई नेता आगे आके इस पे एग्रेसिव अप्रोच या ललन सिंह के बयान को काटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी इस पे कुछ नहीं बोला है, या नीतीश कुमार के साथ आसपास रहने वाले लोगों में से भी कुछ नहीं बोला है। हालांकि जमा खान ने कहा कि जेडीयू को सभी वर्गों का वोट मिलता है। ललन सिंह जी ने किस संदर्भ में कहा, इसलिए ललन सिंह बड़े नेता है, डायरेक्ट अटैक जमा खान नहीं करना चाह रहे होंगे। सवाल इसमें बनता है ऋषि जी एक सवाल इसी मुद्दे पर बनता है। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आपके सवाल ले लूंगा। मैं अपने सोर्सों के आधार पे बताऊं, जेडीयू का एक हिस्सा नहीं, बड़ा हिस्सा ललन सिंह के इस बयान से नाराज है। और एक बात ये भी बता दूं दर्शकों को कि जेडीयू में एक खेमा, हालांकि वो खेमा छोटा ही है, लेकिन एक खेमा ऐसा तैयार किया जा रहा है, और किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है ये मैं नहीं नाम लूंगा, जो बीजेपी माइंडसेट। आप देखिए देवेश चंद्र ठाकुर का बयान देखिए, चुनाव होते ही देवेश चंद्र ठाकुर का बयान क्या आता है, यादव मुसलमान हमें वोट नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ललन सिंह जो पार्टी के नंबर 2 के नेता एक तरह से माने जाते हैं, उनका बयान आना, वो भी ऐसा बयान जो नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है। नीतीश कुमार ये बड़े दमखम के साथ कहते हैं कि मैं एनडीए में हूं, लेकिन हमें मुसलमान भाइयों का एक बड़ा वर्ग सपोर्ट करता है, मुसलमान कौम के एक बड़ा हिस्सा हमको वोट करता है। नीतीश कुमार की ऐसे बयानों से नीतीश कुमार की उस क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है जो
नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं ट्रिपल सी से समझौता नहीं करता हूं। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह ने जो बयान दिया है, जो नीतीश कुमार का जो इमेज है उसको डेंट करते हुआ नजर आ रहा है, और इस पे जेडीयू के तमाम नेता चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये 2-3 ऐसे डेवलपमेंट हैं, और इस बीच चाचा भतीजा के बीच केमिस्ट्री, इशारों इशारों में बात करना, एक दूसरे का हाल लेना, जैसे पिता पुत्र का ख्याल रखता है कितना देर कहाँ हो गया, ठंड है, जर्सी नहीं पहना है, कोट नहीं पहना है, बंडी नहीं पहना है, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, कितना देर, तो ये तमाम चीजें जो है इंडिकेट करता है। जी ऋषि जी, उस पर हम आएंगे। ललन सिंह के बयान के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ था। हुआ क्या कि ललन सिंह के करीबी हर्षवर्धन सिंह को फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, और लगे हाथ थोड़ी देर बाद एक और चिट्ठी आई। सोचिए, वक्फ बोर्ड के बिल का संसद में समर्थन करने वाले, यानी मोदी सरकार की मंशा का समर्थन करने वाले ललन सिंह के करीबी हर्षवर्धन सिंह भी महासचिव बनाए गए, और वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान करने वाले खेमे के साथ जुड़े गुलाम रसूल बलियावी को भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। ये कौन सा बैलेंसिंग एक्ट नीतीश कुमार कर रहे हैं? इसीलिए तो कहते हैं नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, बक्सर से आने वाले एक राजपूत नेता को, जो ललन सिंह के करीबी हैं, उनको पार्टी में ज्वाइन करते हैं, जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट कर देना। दूसरी तरफ एक ऐसे नेता जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनको भी जनरल सेक्रेटरी बना देना। तो ये बैलेंसिंग एक्ट तो है ही, और इधर इशारों इशारों में बातचीत करना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब मैं पुख्ता जो खबर आपको दे रहा हूं, बहुत पुख्ता खबर दे रहा हूं, नीतीश कुमार ललन सिंह के इस बयान से नाराज है। और एक पत्रकारिता का छात्र होने के नाते, एक जर्नलिज्म के छात्र होने के नाते, मैं भी कोई एक अदना सा पत्रकार भी, एक बिहार की राजनीति को समझने वाला अदना सा आदमी भी कह सकता है कि इस बयान से नीतीश कुमार की जो इमेज है, क्रेडिबिलिटी है, कि ये बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों का एक वर्ग इनको सपोर्ट करता है, चाहता है, पसंद करता है, उस क्रेडिबिलिटी को आपने कमजोर किया है। और किसके इशारे पे किया है? और ऐसा कहा जाता है कि जैसे आरसीपी सिंह के शरीर में बीजेपी का भूत सवार हो गया था, ऐसा ही चर्चा ललन सिंह के लिए भी है कि क्या ललन सिंह के बॉडी में वही भूत समा रहे हैं जो आरसीपी, एक समय में आरसीपी सिंह के शरीर में घुसाए थे। तो ये चर्चा पटना से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में है, तमाम उन पत्रकारों के बीच में चर्चा का विषय है, तमाम जेडीयू से लेकर बीजेपी के उन नेताओं के बीच में चर्चा का विषय है कि क्या ललन सिंह दूसरे आरसीपी सिंह होने जा रहे हैं? क्या ऐसे बयानों से जेडीयू का फायदा होगा? क्या नीतीश कुमार के इमेज को डेंट करने का प्रयास किया जा रहा है? जी ऋषि जी, और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, अभिषेक जी, झटका वो देते हैं, ऐसा झटका देते हैं कि झटका खाने वाले को भी नहीं मालूम होता है कि ये झटका देने वाले हैं। ऋषि जी, ललन सिंह के करीबी को जनरल सेक्रेटरी बना दिए हैं, लेकिन आप पता कर लीजिएगा, आपके जेडीयू में बड़े बड़े सोर्स हैं, नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार के पार्टी के कई बड़े नेता ललन सिंह के इस बयान से नाराज चल रहे हैं। जी ऋषि जी, एक चीज बताइए, चेतन आनंद तकनीकी तौर पर राजद के विधायक हैं, राजद के टिकट पर वो जीते हैं, वो नीतीश कुमार की सरकार के समर्थन में आ गए, लेकिन उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर राजद ने जोर नहीं डाला। दूसरी बात, चेतन आनंद पिता पुत्र, यानी उनके पिता आनंद मोहन, उनकी मां भी जदयू से एमपी है, लवली आनंद शिवहर से एमपी है, और उनके पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन और खुद चेतन आनंद चिराग पासवान पर लगातार राजनीतिक हमले कर रहे हैं। वही चिराग पासवान जिनकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से बीजेपी से छोटी हो गई और चिराग मॉडल के तहत 50 से भी नीचे पहुंच गई थी, 43 पर। अब चुनाव करीब आ रहा है, तो आनंद मोहन का बहुत करीने से कहा जा रहा है नीतीश कुमार इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बात को कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनता दल यूनाइटेड चली जाए। इस बात को पार्टी में अंदर खाने कहने वाले लोग भले ही बहुत हो, लेकिन आनंद मोहन खुलकर इस विचार के हैं कि राजद और जदयू यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में समाजवादी धारा की ताकतों को एक होना चाहिए।
इस मिजाज और इस मंशा के नेता कथित तौर पर आनंद मोहन बताए जाते हैं। तो आनंद मोहन परिवार का इस्तेमाल चिराग पासवान पर राजनीतिक हमले के लिए, और चिराग पासवान का अभी कुछ देर पहले जवाब में ये कह देना कि ये लोग एनडीए की एकता नहीं चाहते। तो एकता आनंद मोहन परिवार नहीं चाहता या एकता नीतीश कुमार नहीं चाहते, क्या है ये मामला? देखिए दो तीन बातें हैं। जो पर्दे के पीछे की स्टोरी है वो भी मैं बताऊंगा, जो सामने है वो भी मैं आपको बताऊं। पहले जो सामने है वो बता देता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए थे। इस बात की भी खुन्नस है चिराग पासवान से, आनंद मोहन और उनके परिवार के लोगों का, लवली आनंद का, चेतन आनंद का। और चेतन आनंद और लवली आनंद इस अवसर के तलाश में थे। और आपने देखा उपचुनाव में इमामगंज चिराग पासवान वहां प्रचार करने नहीं गए। और मेरे पास जो अलग चिराग पासवान इस चीज को इनकार करते हैं, इस चीज से इनकार करते हैं, लेकिन मेरे पास जो खबर है संतोष मांझी से लेके जीताराम मांझी तक चिराग पासवान से रिक्वेस्ट किए थे कि एक आम सभा आपका हो, लेकिन फिर भी चिराग पासवान नहीं गए। और पासवान समाज की कितनी बहुलता है, और आपने देखा कि जनस्वराज के उम्मीदवार को कितना समर्थन मिला पासवान समाज में सबसे ज्यादा वोट आया। और जीताराम मांझी की जो पुत्रवधु हैं वो हारते हारते चुनाव जीत गई, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती हैं। तो इस बात का भी खुन्नस था आनंद मोहन और उनके परिवार के लोगों का। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आनंद मोहन जेडीयू में उतने कंफर्ट नहीं है। अब देखिए आनंद मोहन का जिस आईपीएस से सबसे बड़ा खुन्नस था कुंदन कृष्णन, उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार लाया जा रहा है। और कुंदन कृष्णन और आनंद मोहन के साथ क्या हुआ था ये पटना में आपको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। तो कुंदन कृष्णन को बिहार लाना, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार लाना, और आनंद मोहन का जिस प्रकार से नीतीश कुमार का उपयोग करना चाहिए था। आनंद मोहन नो डाउट राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता हैं। बेलागंज और इमामगंज में जमे हुए थे दोनों सीटों पर गया में। हाँ, लेकिन जिस प्रकार देखिए आनंद मोहन जिस प्रकार से अपनी एक पोजीशनिंग चाहते हैं जेडीयू में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मेरी भी जिज्ञासा है, दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी। जो जेडीयू में अशोक चौधरी का कद है, जो जेडीयू में विजय चौधरी का कद है, जो कद संजय झा का है, क्या वही कद आनंद मोहन का है या वही कद लवली आनंद का है? जी नहीं है। और नो डाउट इन सब से सीनियर रहे। ठीक है, एक बड़ा पीरियड रहा जिसमें आनंद मोहन जेल में रहे, लेकिन आनंद मोहन का कद इन नेताओं से बड़ा रहा है। वो अपने आप को नीतीश के समकक्ष मानते हैं, रामविलास पासवान के समकक्ष मानते हैं। अरे अपने और उस नेता का 1995 के चुनाव में बिल्कुल बिहार में उन्होंने चर्चा बटोरी थी। तो आनंद मोहन देखिए, आनंद मोहन इतने नाराज नहीं है कि वो आनंद मोहन, मैंने आप ही के चैनल पे एक स्टोरी चला था, याद है कि आनंद मोहन को जब तिरहुत में प्रचार करने के लिए कहा गया। अब तिरहुत में एमएलसी का चुनाव चल रहा है, तिरहुत स्नातक कोटे से एमएलसी का चुनाव चल रहा है। और उस चुनाव प्रचार में ललन सिंह गए हैं, संजय झा गए हैं, तमाम जेडीयू कोटे के मिनिस्टर गए हैं, तमाम जेडीयू के विधायक गए हैं, इवन भाजपा के लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन आनंद मोहन को आपने देखा, लवली आनंद को देखा, चाहे वो सीतामढ़ी में संजय झा का प्रोग्राम हुआ हो, चाहे मुजफ्फर, अब एमएलसी के चुनाव में नीतीश कुमार जाएंगे क्या बात करते हैं। लेकिन जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है उसमें ललन सिंह गए हैं कि नहीं गए, संजय झा गए कि नहीं गए, अशोक चौधरी गए कि नहीं गए, लेकिन आनंद मोहन नहीं गए। वो भी तब तिरहुत से उनकी पत्नी तिरहुत क्षेत्र में आने वाले एक संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। शिवहर से सांसद लवली आनंद है, और शिवहर जो है तिरहुत वाले क्षेत्र में शिवहर आती है। और लवली आनंद आनंद मोहन या उनके बेटे का एक्टिव नहीं होना क्या रिफ्लेक्ट करता है। और मैंने ही कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था कि आनंद मोहन अभिषेक झा को टिकट देने से नाराज है,
कि भैया आपने जी हमसे पूछा नहीं, आपने हमसे राय मशवरा किया नहीं, आपने टिकट दे दिया। तो आनंद मोहन, मैं शॉर्ट में कहूं, आनंद मोहन को जो पोजीशनिंग जेडीयू में होनी चाहिए थी वो नहीं है। हाँ, इतने नाराज नहीं है कि वो जेडीयू से बगावत करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन मैं आपके बात से भी नीतीश सहमत कुमार हूं से कि तो आनंद मिलते हैं, आनंद भिंडो मोहन वो जाते कड़ी, करते मैं आपके इस बात से सहमत हूं, आनंद मोहन वो कड़ी हो सकते हैं यदि जेडीयू बीजेपी, जेडीयू आरजेडी का कोई एक क्लब, मतलब गठबंधन होता है या कोई बातचीत होती है, तो वो बातचीत की मध्यस्थता आनंद मोहन कर सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों से अच्छे संबंध हैं। और जब आनंद मोहन को रिहा किया गया था, उसमें तेजस्वी यादव का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। और आपने जी बिल्कुल सही कहा है कि पार्टी से बगावत करके उनके बेटे चेतन आनंद ने जेडीयू को सपोर्ट किया, सरकार को बचाया, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने उनको पार्टी से अभी तक नहीं निकाला है। हालांकि आज इसी विषय को लेकर राजद विधायकों ने हंगामा किया है कि राजद के जो बागी विधायक हैं वो जेडीयू खेमे में बैठते हैं, इवन मंत्री के जो चेयर है, मंत्री के लिए जो आवंटित चेयर है उस पर बैठते हैं। इसी बात को लेकर भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री के चेयर के पास चले गए थे, बहुत हंगामा जी हुआ है थोड़ी देर पहले बिहार विधानसभा। जी भाई वीरेंद्र का जिक्र आपने किया। भाई वीरेंद्र तो लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार उधर खुश नहीं है, जल्दी ही आ जाएंगे उनके खेमे में। आनंद मोहन के बारे में यही बात कही जाती है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की बात को लेकर उठाने के लिए भाई वीरेंद्र का ही चुनाव राजद की तरफ से क्यों किया गया है? ये बड़ा क्यूरियस खेल है कि नहीं, मतलब जो भाई दोनों एक वीरेंद्र, दूसरे को चाहते हैं वही सवाल उठा रहे हैं। क्या ये आंख में धूल झोंकने की कवायद है कि दोनों में अंदर खाने नहीं खेल चल रहा है? भाई वीरेंद्र उठाएंगे तो भाजपा को शक नहीं होगा कि दोनों में कुछ चल रहा है, नहीं, राजनीति चल रही है। ये खेल है। भाई वीरेंद्र जो हैं शोर करते हुए, नारे लगाते हुए वो नीतीश कुमार के कुर्सी तक पहुंच गए थे। हम्म और उनके साथ साथ राजद के तमाम विधायक भी। हम्म ऐसा नहीं कि भाई वीरेंद्र अकेले चले गए हैं, भाई वीरेंद्र उसको लीड कर रहे होंगे। भाई वीरेंद्र नारे लगाते लगाते वो सीएम की, जो सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी एक के लिए जो ब्रेकिंग खबर कुर्सी आपको दे आवंटित दे, होती है। एक ब्रेकिंग खबर दे दे। तेजस्वी यादव का बयान आ गया है कि विधानसभा में सबके लिए सीट तय होती है, कौन कहाँ बैठेगा। फिर ऐसे कैसे कोई कहीं भी बैठ सकता है? ये ये यही उन्हीं खबर का। तो मैं बता रहा था। इसी जी बात को लेकर राजद ने हंगामा किया है। जी तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया है कि तमाम लोगों के लिए सीट निर्धारित है, राजद खेमा या विपक्ष के लिए अलग मतलब कुर्सी निर्धारित है, और सरकार सत्ता पक्ष के लिए अलग है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के लिए अलग है। तो जो राजद से जो बगावत करके जिन विधायकों ने सरकार को समर्थन किया है, वो जेडीयू खेमे में कैसे बैठ रहे हैं? तब वो टेक्निकली अभी राजद के विधायक है, हम्म उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया या पार्टी ने उन्हें निकाला नहीं है। आपने हम्म बगावत की है और उन्होंने पार्टी छोड़ा नहीं है, ना आपने उनको निष्कासित किया है। तो ऐसे हम्म टेक्निकली वो तो राजद के विधायक हैं, तो वो जेडीयू जेडीयू खेमा में कैसे बैठ रहे हैं? और उनके बैठने का जो जगह है, जो मंत्री मंत्री के लिए निर्धारित कुर्सी है, उस पर वो बैठ रहे हैं। इसी बात को लेकर अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा में हंगामा हुआ है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया। जी एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है कि बिहार हमारी लाश पर बनेगा, ये कहने वाले लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मिथिला राज्य का समर्थन किया है कि अलग मिथिलांचल राज्य बनना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद खबर आ रही है, महबूब कि आलम लेफ्ट जो के माले लोगों के ने, विधायक है, महबूब आलम ने कहा है कि नहीं, अगर मिथिलांचल बनेगा तो उस मिथिलांचल से अलग, हालांकि जो सीमांचल इलाके के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं महबूब आलम, वो कह रहे हैं फिर सीमांचल भी बनना चाहिए। राबड़ी देवी ने क्या अब सोचकर मिथिलांचल राज्य का समर्थन किया है? तो भैया आप बिहार को कितने हिस्सों में बांटोगे? कोई सीमांचल मांग रहा है, कोई मिथिलांचल मांग रहा है, कोई तिरहुत मांग लेगा, कोई कुछ मांग लेगा। ऐसे ही बिहार के पास बचा नहीं, झारखंड झारखंड नहीं बंटवारा के तो बाद। इसी चीज को हम भी कहते हैं कि गांधी जी का भारत में पहला प्रवेश राजनीतिक रूप से चंपारण में हुआ, तो चंपारण को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन खबर ये है 1 करोड़ की आबादी कि है क्या चंपारण। क्या क्या राबड़ी देवी के बयान से लेफ्ट अपने आप को डिस्टेंस कर रही है? हम्म क्या बिहार महागठबंधन में पहली बार कोई ऐसा विषय आया है जिसको लेकर मतांतर है? महबूब हम्म आलम उन नेताओं में शुमार होते हैं जो बोलने बोलने के लिए जाने जाते हैं, एग्रेसिव हम्म अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने राबड़ी देवी जो
मतलब महागठबंधन का एक प्रमुख चेहरा है राबड़ी देवी, और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसको लेकर वो विरोध जताया है कि भाई यदि मिथिलांचल की आप मांग करते हैं तो हम सीमांचल की मांग करते हैं। तो ये तो है, ऋषि जी, कुछ ना कुछ ऋषि जी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है अब हम जी। भी मांग कर देते हैं ऋषि जी, हम भी मांग कर देते हैं। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। शशि थरूर ने मांग की है कि देश में एक दूसरी राजधानी भी होनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में एक से ज्यादा राजधानियां हैं। बिहार पिछड़ा प्रदेश है, तो चंपारण के पटना को ऐतिहासिक बना दिया। गौरव को देखते हुए चंपारण में भी देश की एक राजधानी चंपारण में बना दी जानी चाहिए, ताकि जब बिल्कुल बात पॉल्यूशन है बढ़े तो यहाँ से भी काम हो। इससे महात्मा गांधी का भी सम्मान होगा। हम तो और चाहेंगे पिछड़े राज्यों मुजफ्फरपुर के को। बीच बिहार यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है चंपारण, बॉर्डर इलाका है, तो यहाँ पर इस पिछड़े इलाके में ऑटोमेटिक तरीके से विकास हो जाएगा। जैसे राबड़ी देवी ने मांग की है, मैंने भी मांग किया है। ये क्या चल रहा है मांग करने का खेल? अब देखिए मिथिलांचल राज्य की मांग बहुत दिनों से चल रही है, तो राबड़ी देवी जानती है कि इतना इतना आसान नहीं है। मांग कर दी है, एक अपना एक अपील कर दी है, तो उसमें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा कि राजद ने अलग मिथिलांचल राज्य की मांग की है। अब बीजेपी जेडीयू इस पे कुछ भी का स्टैंड क्या है। तो एक 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 देखिए, बयान जो दिया जाता है तो कैसे यूं ही बयान नहीं दिया जाता है, इसके पॉलिटिकल माइलेज भी मिलता है, पॉलिटिकल फायदा भी मिलता है। और मिथिलांचल राज्य की मांग तो बहुत दिनों से है, राजद ने नहीं ऋषि समर्थन जी, किया। आप देखिए इस एक पर बात हम जेडीयू और कहना बीजेपी का चाहेंगे, क्या रिस्पॉन्ड आता है। एक बात हम कहना चाहेंगे ऋषि जी, किसी भी राज्य को बनाने के लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग का मूल उद्देश्य था, फजल अली कमीशन था या इस्केंदर कमीशन था, कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में उसकी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ब्रिटिश का भी कॉन्सेप्ट यही था, आजाद भारत में भी यही था। बिहार जब बना था तो यहाँ खेतिहर इलाका और खनिज इलाका, इन दोनों का एक संतुलन था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बेहद गैर आर्थिक रवैया, बेहद वाहियात रवैया अपनाते हुए बिहार में खेतिहर बिहार को, बाढ़ वाले इलाके को छोड़ दिया। अब अपना वेतन कैसे दिया जाए, किस प्रकार से बिहार में सरकार चले, इसको लेकर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। उधर झारखंड को दे दिया मिनरल का पूरा बेल्ट, वहां एकेडमिक्स नहीं है, वहां एजुकेशन के लिए जो है सोसाइटी पिछड़ी हुई है और अपार खनिज संपदा है। तो ये संतुलित राज्य जो बिहार था, इस देश के बेहद संतुलित राज्यों में, उस संतुलन को पता नहीं क्या अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट को सूझा, ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश के साथ भी यही किया। उत्तराखंड को देखिए, जो सपने संजोए गए थे उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, क्या हुआ? आप हिमाचल नहीं बना पाए उत्तराखंड को। हिमाचल में पहाड़ छोड़ के लोग मैदान में नहीं आए शिमला में बसने और धर्मशाला में बसने, सब लोग गांव गांव में बसे हुए हैं। उत्तराखंड में इतना बुरा असर पड़ा कि गांव के गांव खाली हो गए सर। 80% आबादी आकर के मैदान में बस गई है उत्तराखंड नहीं, की, बिल्कुल सही गांव के बात है। गांव खाली। जी, तो ये जो जब राज्य इस पर बनाने, मिथिला की क्या, मिथिला में एक चीज बताइए, मिथिला की आबादी कम से कम 4 करोड़ से ऊपर होगी। 4 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था को चलाने के लायक रेवेन्यू कहां से आएगा मिथिला राज्य बनेगा तो? ऐसे ही कोई कह देगा कि मिथिला राज्य बनाओ। आप देखिए, अब आप सुनिए, इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव समझिए। राबड़ी देवी ने क्यों बयान दिया है? राबड़ी देवी कोई बयान देती नहीं है, बयान दिलवाया जाता है। और राबड़ी देवी ने इसलिए बयान दिया है कि पिछले बार 2020 विधानसभा चुनाव में राजद सरकार बनाने से इसलिए बच गई क्योंकि मिथिलांचल ने उस प्रकार से दिल खोलकर उन राजद को सपोर्ट नहीं किया। मिथिलांचल के लोगों ने राजद को मैंडेट नहीं दिया। आप देखिए टैली, देखिए राजद का टैली देखिए, तो मिथिलांचल में सबसे अधिक राजद को नुकसान हुआ है। तो ये बयान राबड़ी देवी ने यूं नहीं दिया है, मिथिलांचल के सबसे लोगों बड़ा को खुश यादव बेल्ट करने भी के है। लिए है। सबसे बड़ा यादव बेल्ट भी मिथिलांचल ही है। संयोग ऐसा है, यादव है, मुस्लिम मुस्लिम सीतामढ़ी से शुरू मुस्लिम कर दीजिए, वर्गों का जहां भी। से मिथिला शुरू होता है, सीतामढ़ी लोकसभा सीट, वो मिथिला का बॉर्डर है। पश्चिम में अंतिम बॉर्डर मिथिला का आप कहेंगे तो सीतामढ़ी लोकसभा सीट को, तो सांस्कृतिक मिथिला का तो इलाका है। ये इसको वहां से लेके राजनीतिक बयान में। कटिहार तक ये सब मिथिला है, और सबसे बड़ा अब यादव शेख जी बेल्ट है। अब शेख जी इसको मैं राजनीतिक बयान मानता हूं। हम्म। और ऐसे बयानों से क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद को फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बात क्लियर है कि पिछले चुनाव में मिथिलांचल के लोगों ने उस प्रकार से मान सम्मान राजद को नहीं दिया था जो पूर्व में दिया करते थे। तो इसी संदर्भ से जोड़ के मैं देखता हूं कि राबड़ी देवी ने
जी, क्यों बयान दिया है? जी। आज मैं बताऊँ आपको, आज सुबह-सुबह एक हमारे मिथिला राज्य के समर्थक एक मित्र हैं हमारे झा जी, नाम नहीं लूँगा, वो झा जी हमसे लड़ पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपकी चंपारण से लेकर के सब मिथिला है। मैंने कहा खबरदार, चंपारण मिथिला का हिस्सा नहीं है, भोजपुरी भाषी है। चंपारण को आप मिथिला मान करके चल रहे हैं, आप अतिक्रमण कर रहे हैं चंपारण की, आप अपनी सांस्कृतिक विरासत पर। वो मिथिला का हिस्सा न कभी था, न कभी है, न ही मिथिला की सांस्कृतिक विरासत से उसका कोई मेल है। ये भोजपुरी भाषी इलाका है। चंपारण के चारों लोकसभा क्षेत्र कहीं से मिथिला का प्रतिनिधित्व नहीं करते और मिथिला के इलाके में नहीं आते। इस बात पर वो खफा हो गए कि आप मिथिला इलाके की, आप मिथिला राज्य की डिमांड को कमजोर कर रहे हैं। मैंने कहा कि मिथिला राज्य में अगर कोई प्रस्तावित मिथिलांचल या मिथिला राज्य बना और उसमें चंपारण का इलाका अगर चला गया, तो वहां भारी रिवोल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से दोयम दर्जे का नागरिक बना देगी इन भोजपुरी भाषी इलाके के लोगों को। तो मैं निजी तौर पर कम से कम मिथिला राज्य की मांग का न तो समर्थन करता हूं, न विरोध करता हूं, लेकिन मिथिला राज्य की मांग करने वाले लोग जिस ढंग से राज्य की बाउंड्री को तय कर रहे हैं कि राज्य की सीमा कहां से कहां तक है, वो वो सुन करके लोगों को हंसी आती है। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा आबादी बिहार में सबसे ज्यादा कहीं है, तो मिथिला राज्य की भौगोलिक सीमा जिसे कही जाती है, मतलब जो उन लोग जो सही में मिथिला जिसे कहते हैं, मैथिली भाषी क्षेत्र को मिथिला कहते हैं। सीतामढ़ी से हल्का-हल्का बज्जिका का असर कम होना मिथिला का शुरू हो जाता है, वहां से हल्का-हल्का। तो सीतामढ़ी के लोकसभा सीट के इलाके से लेकर और कटिहार किशनगंज तक के इलाके को लोग मिथिला कहते हैं, ठीक है? अब उस इलाके में सबसे बड़ी अति पिछड़ा आबादी भी है, सबसे बड़ी यादव आबादी भी है और बिहार में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी भी है। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि राज्य मांगने की कवायद में सबसे आगे झाजी लोग होते हैं। झाजी लोग कहाँ जाएंगे मिथिला राज्य में? चलिए, अब चलिए, ये उनका अपना अधिकार है, अपना इच्छा है, उनकी मांगे हैं। अब राज्य सरकार को है और जिनको निर्णय लेना है उनको ये लेना है। हर व्यक्ति की हर एक क्षेत्र का अपना एक डिमांड होता है और मैंने स्पष्ट आपको बताया कि ये राबड़ी देवी ने क्यों बयान दिया है। पॉलिटिकल और एक चीज आपको और पॉलिटिकल बता दें, माइलेज के लिए दिया गया बयान है। जी। एक चीज और बता दें, जिस दिन मिथिला राज्य बन गया, जो आपको मान लीजिए सीतामढ़ी से लेकर कटिहार तक के इलाके को अलग राज्य बना दिया गया, तो बचे हुए शेष बिहार की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से ज्यादा हो जाएगी और बीमारू राज्यों में ये अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य हो जाएगा। इसलिए क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा मुफलिसी किसी इलाके में है तो मिथिला के इलाके में है। अब बताइए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर के मुजफ्फरपुर, आप देखिए बिहार में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल का एजेंसी कहाँ है, बिक्री कहाँ है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ है, तो आपको चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर, पटना होते हुए आपको पश्चिमी बिहार में ही दिखाई देगी, गया तक। जो उत्तर से लेकर, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम का इलाका है। खैर, ये अलग मुद्दा है। मूल मुद्दे पर आते हैं कि चलिए, बिहार में राजद और जदयू के बीच जिस प्रकार का खेल चल रहा है, उस खेल के बीच भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है अभिषेक जी, बिना किसी सहयोगी के महाराष्ट्र वाली परिस्थिति यहाँ नहीं है। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे एक मजबूत नेता जिसका पैन महाराष्ट्र इम्पैक्ट रहा है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी फिट बैठते नहीं है। बीजेपी महाराष्ट्र में भी बीजेपी पे दबाव है कि भाई वोट दिया ओबीसी ने, वोट दिया मराठाओं ने और मुख्यमंत्री बना दिया आपने किसी ब्राह्मण को। तो ये दबाव है बीजेपी पे। लेकिन बिहार बीजेपी में कौन ऐसा नेता आपको दिख रहा है? सम्राट चौधरी हैं जिनका पैन बिहार इम्पैक्ट है, दिलीप जायसवाल है, कौन है? संजय जायसवाल है, कौन है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, कोई नेता है जिसके क्या बलबूते बात कर बीजेपी रहे हैं, अकेले आप गलत चुनाव बोल रहे लड़ने हैं का ख्वाब देखता हो। ऋषि जी, आप गलत बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी से ज्यादा अनुभव बिहार में नीतीश कुमार को भी नहीं है। जितनी पार्टियां उन्होंने घूम करके हर जगह, हर घाट का पानी पी करके जो अनुभव उन्होंने लिया है, ये राजद, आलोचना करने की बात, ये देखिए का, आप आलोचना कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, देखिए, उनके पिताजी तो खैर कांग्रेस में भी थे, कांग्रेस के विधायक थे 90 में। सवाल ये उठता, इतने ज्यादा अनुभव रखने वाले सम्राट चौधरी को आप ऐसे मत कहिए कि कौन है। देखिए राजनीति में अनुभवी वो हैं जो वोट दिलाते हैं। राजनीति में सितारे वो हैं जो पार्टी को जिता के लाते हैं। राजनीति में नेता वही हैं जिनके पास विधायक हैं, जिनके पास जन समर्थन है, जनबल है। ये नहीं है राजनीति में वो
अनुभवी, जो उनको नहीं कहा जाता है कि वो कितने बार पार्टी बदले हैं, कितने बार दल बदले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार बीजेपी में कोई एक ऐसा नेता है जिसका पैन बिहार कार्यकर्ताओं में स्वीकारता हो, पैन बिहार जनता में उनका एक पोजिशनिंग हो। तो मुझे नहीं लगता है, इसलिए बिहार में एक सहयोगी दल की जरूरत है। और सिंधे वाली स्थिति मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी करना चाहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये है कि महाराष्ट्र में ये था कि बीजेपी शिंदे या अजित पवार से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी। यहाँ तो चर्चा ये है कि बीजेपी से अधिक सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ेगी। हाँ, बशर्ते कोई चिराग ऑपरेशन ना करे बीजेपी, कि वही चिराग ऑपरेशन करेंगे तो वही 70-80-90 बीजेपी चली जाएगी, या यही 40-45-30-35 पे जेडीयू सिमट जाएगी। तो कोई पर्दे के पीछे कोई खेल यदि बीजेपी नहीं करे तो वो स्थिति, महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में नहीं होने वाली है। हाँ, यही थोड़ा असली नीतीश सवाल है कुमार जरूर, जिस पर मैं आपका यही जवाब चाहता हूँ। ऋषि नीतीश जी, यही कुमार थोड़ा असली सवाल है। और नीतीश कुमार थोड़ा सवाल यही है चिंतित, जी, सवाल नीतीश यही है कुमार थोड़ा, ऋषि जी, सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार ने इस संभावना को भांपते हुए आनंद मोहन को फ्री हैंड दे दिया है कि जितना चिराग पासवान की आलोचना करनी है, चुनाव के पहले साइकोलॉजिकली बीजेपी को दबाव में लाइए ताकि ये खेल ना हो सके। हो सकता है राजनीति में पर्दे के पीछे क्या होता है। अब आनंद मोहन नीतीश कुमार के बीच में क्या बातचीत हुई है, हो सकता है क्योंकि एकाएक यदि आनंद मोहन को इस बात का गुस्सा था कि उनकी पत्नी के लोकसभा क्षेत्र में या चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए, तो वो चुनाव जीतने के बाद भी बोल सकते थे, या उस समय भी बोल सकते थे। लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है अभिषेक जी, क्योंकि चिराग पासवान दलित नेता है, और चिराग पासवान दलित नेता हैं, और दलितों पे इस प्रकार से आप अटैक एक अग्र जाति के नेताओं से करवाएंगे तो उसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट है। सच्चाई दलित कितनी नेता है है, ये तो महादलित नीतीश नेता नहीं कुमार है। और अरे ठीक है, तो पासवान समाजों को भी तो वोट एनडीए को मिलता है ना। हाँ, अब ये अब मन में ठान लिए होंगे, कि एनडीए में नहीं रहना है, उधर जाना है, तो महादलितों को एक साथ कर लो, पासवान को अलग कर दो, तो कहीं ये हो सकता है जी। जैसे देखिए, जनता दल यूनाइटेड के लोगों से या किसी पार्टी के लोगों से आप बात कीजिए, किसी न किसी एक समुदाय को लेकर उनके मन में होता है कि ये समुदाय हमें वोट नहीं देगा। जैसे जेडीयू के लोगों को जेडीयू की मानसिकता देखें तो उनके मन में ये रहता है कि हम भाजपा के साथ रहेंगे तो कायस्थ का पूरा वोट मिलेगा, भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो कायस्थ का एक भी वोट नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आप देखें, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के मन में रहता है कि जहां हम भूमियार को टिकट देंगे वहां हमको भूमियार का वोट तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी जगह हमको भूमियार का एक भी वोट नहीं मिलेगा, कायस्थ का एक भी वोट नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से चिराग पासवान के मन में ये रहता होगा कि भाई उनको उनकी सीट पर हो या कोई और सीट पर हो, गैर पासवान दलितों का कोई वोट नहीं मिलना है। हर पार्टी के मन में कहीं ना कहीं प्लस माइनस चलता रहता है कि कहां से हमें कुछ मिल सकता है, कहां से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, और कहां से कुछ नहीं मिल सकता है। और इन तीनों का ज्ञान जिन पार्टियों को होता है वो चुनावी राजनीति में सफल होते हैं। आप जानते हैं कि वो बखूबी, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके ले जाते हैं। तो इस परफॉर्म करने और कराने की प्रक्रिया में जनता, आपका क्या मानना है ऋषि जी, कि अगर 100-110 सीटें जेडीयू राजद के साथ लड़े और 100 या 110 सीटें जेडीयू भाजपा के साथ लड़े, कहां जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा? आप अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद नीतीश कुमार ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि वो मतलब फिलहाल जो है अदला बदली करवाएं। अभी वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, एनडीए के सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद ऐसा कुछ हो सकता है कि वो तो अदला बदली करें। भाई समान दोस्त के बेटे से इतनी मोहब्बत क्यों? हालांकि राष्ट्रीय फलक पे इस बात की चर्चा है कि क्या कांग्रेस के स्थान पे किसी ऐसे नेता को लाया जाए जो सभी इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों को पसंद हो, स्वीकार्यता हो उस नेता को लेकर। क्या वो नेता ममता बनर्जी हो सकती हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं, और हाइपोथेटिकल यदि नीतीश कुमार इधर आते हैं तो नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तभी नीतीश कुमार
जाना पसंद करेंगे। मुख्यमंत्री तो इधर भी हैं, मुख्यमंत्री उधर भी रहेंगे। और नीतीश हम्म, कुमार ने बिल्कुल सही कहा है लास्ट में, अब प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है अभिषेक जी, जी। तो मैं तो ये कहूंगा नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही कहा है कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो अभी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे वह राजद के साथ सहयोग के साथ बने, चाहे वो बीजेपी के सहयोग के साथ बने। वो चीज बिल्कुल सही कहा, वो कहीं जाने वाले नहीं है, अगले नहीं, 5 आप साल एक तक लाइन वो बता मुख्यमंत्री दीजिए रहेंगे। ऋषि जी, एक लाइन बता दीजिए। ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री रहेंगे जैसा आपका मानना है, लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि हम किसी को भगाने वाले नहीं है और किसी को बुलाने वाले नहीं है, ये तो नहीं कहा है उन्होंने। तो मैं तो वही चीज कह दिया ना, स्पष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब सहयोग किसके सहयोग से वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये आने वाले दिनों में तय हो। मतलब लाइट जो है किर्लोस्कर के जनरेटर से आए या किसी और कंपनी के जनरेटर से आए, लाइट वही उसी घर में हाँ, आएगी, जनरेटर बिल्कुल। किसी और का घर होगा। वही रहेगा, घर वही घर रहेगा, वही रहेगा, ठीक। जनरेटर किसी और का हम्म, होगा। पेट्रोल भी उसमें, हम्म, डीजल भी उसमें इंडियन ऑयल का होगा या भारत पेट्रोलियम का होगा, वो समय समय पर बदलता रहता है बिहार में कि किस पेट्रोल पंप से उस ठीक। जनरेटर के लिए तेल आएगा। लेकिन सप्लाई तो इलेक्ट्रिक की बिहार में, पॉलिटिकल इलेक्ट्रिक की सप्लाई जो होगी वही रहेगी। स्मार्ट मीटर बिहार में जनता के घरों में जरूर लगेगा, लेकिन स्मार्ट मीटर राजनीतिक रूप से बिहार की सत्ता में नहीं लगेगा, क्योंकि बिहार की सत्ता में स्मार्ट मीटर लगाए या न लगाए, क्योंकि उस स्मार्ट मीटर से भी ज्यादा स्मार्ट बिहार की सत्ता के शीर्ष पर काबिज है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि पॉलिटिकल स्मार्टनेस के मामले में कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, उस मामले में स्मार्ट मीटर भी फेल हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी फेल हो जाएगी, जनता दल यूनाइटेड भी फेल हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे, ये बात पक्के तौर पर गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते। अब तक तो 20 साल से उनका स्मार्ट मीटर, पॉलिटिकल स्मार्ट मीटर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, पूरी परिस्थितियां आपने साफ कर दी। नमस्कार।